दोस्तों, पप्पू नावल की एपिसोड नंबर 25 उम्मीद है आपको पसंद आएगी और पप्पू अपना कानून सा काम शुरू करने वाला है। इस एपिसोड में पता चलेगा। सब दोस्त अपनी सपोर्ट दिखा रो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको एपिसोड टाइम पर मिलती रहे। शुक्रिया। और मैं वहां से बाहर निकल आया। अमजद ने मुझे गाड़ी में बिठाया और बोला, कहाँ चलना है सर? मैं बोला, अभी तो मेरे गाँव, वहां से कल मुझे वापस लाहौर ले चलना। वो बोला, एक घर हमने आपके लिए ढूंढ लिया है, आप वही रहेंगे। मैं आपका फाइट इंस्ट्रक्टर हूँगा और बाकी चीजें सिखाने वाले भी आते जाते रहेंगे। मैं बोला, तुम्हारी क्या कहानी है यार? वो बोला, सर, बड़ी सीडीसी में बॉक्सिंग का शौकीन था, मार्शल आर्ट्स में माहिर, आर्मी में भर्ती हुआ और कमांडो ट्रेनिंग हासिल की। इसके बाद से इंटेलिजेंस के ट्रेनिंग विंग में हूँ। मैं बोला, ट्रेनिंग विंग में क्यों? तुम जैसे को तो बाहर जाकर जौहर दुखाने चाहे। वो बोला, ये सोच फौज की नहीं है सर। वो चाहते हैं मैं अमजद जलाल अपने जैसे कई पैदा करूं और उन्हें बाहर भेजे। मुझे ये एजाज हासिल है कि कितनी काबिल जवान और अफसरान जिन्होंने बहादुरी में मिसालें कायम की, उन्हें मैंने कलोस का मुफ्त ट्रेनिंग दी की। वैसे अपने कहाँ से लड़ना सीखा? मैं बोला, मैंने अपने भाई रफीक अनवर से सीखा। वो कुश्ती और कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी है, एकदम रिवायती पंजाबी पहलवान, मजबूत, दलेर और ताकतवर। वो बोला, इसीलिए इंटेलिजेंस के चार चार बुंदों से भी अब काबू नहीं किए जा सके। मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आया, मगर अब खुशी है कि जिसने मेरे शागिर्दों को मारा वही मेरा शागिर्द होगा। 6-7 घंटों की ड्राइव के बाद मेरा गांव आ गया। वो गाड़ी मुझे मेरे घर के पास छोड़कर वापस हो गई। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। मैं हाथ में फाइल लिए अपने खेतों से होता घर की तरफ जाने लगा। हर तरफ खामोशी और जुप अंधेरा था। अचानक खेतों में 2-3 कुत्ते नमूदार हुए और मेरी तरफ बढ़े। उनके खूनखार मुंह से बाप उड़ रही थी और वो मुझे किसी भी वक्त नोचने को तैयार थे, मगर उनमें से एक कुत्ता मेरे करीब आकर रुक गया। मैं समझ गया कि वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है। इसे देखकर बाकी भी महज भौंकने और इक्तिफा करने लगे। शायद किसी को काट खाना इसी एक की ड्यूटी थी। वो मेरे पास आया और मुझे सूंघने लगा। मैंने मुंह से सीटी की आवाज निकाली और इसके मुंह पर हाथ रखा। वो कुछ सा पीछे हटा और दम हिलाने लगा। मैंने घर की तरफ जाना जारी रखा। तीनों कुत्ते मेरे पीछे चलने लगे, 2 भौंकते हुए और एक खामोशी से मुझे सूंघता हुआ। घर के करीब पहुंचा तो दरवाजा खिल गया। हाथ में टार्च और लाठी थामे एक लंबा सा मर्द निकला। इसने बकरियों की खामोशी और दस्तबरदारी महसूस कर ली थी, इसलिए इसे ये उम्मीद नहीं थी कि आने वाला कोई दुश्मन हो सकता है। किसी दुश्मन को कुत्ते ही संभाल लेते। अगर कुत्तों ने घर के दरवाजे तक मुझे आने दिया था तो यकीनन में कोई अपना आ जानने वाला था। वो मर्द चुस्त ट्राउजर और स्वेटर पहने हुए था। इसने ललकार कर ऊंची आवाज में पूछा, कौन है भाई? मैंने इसकी बारी आवाज पहचान ली। वो सलीम था, हमारा सबसे छोटा भाई। इस वक्त वो मुझसे भी दराज कद लग रहा था। मैंने भी जो अबदरा ऊंची आवाज में कहा, ओरे में हूँ पप्पू। इसने पूछा, कौन पप्पू? इससे पहले कि मैं बताता कि तेरा बड़ा भाई पप्पू हूँ, इसकी गुद्दी पर एक चमक पड़ी। वो चाट खाकर दोहरा हो गया। पीछे से अबे की गुरगुरती आवाज आई, खोतिया तेरा विदा भाई है पप्पू, जा दफ हो और वुडी भाई इसे सामान पकड़ कर लाओ। इतनी देर में मैं दरवाजे तक पहुंच गया। ताज की रोशनी में मेरा चेहरा और खद ओ खाल वाजे हो गए। मेरे हाथ में सामान के नाम पर फाइल थी जो मैंने सलीम को पकड़ा दी। लंबा चौड़ा सलीम मुझसे लिपट गया और ऐसे भींचा जैसे हड्डियां ही तोड़ देगा। मैंने भी इसे प्यार से गिले लगाया और फिर जाकर अबे के गिले जा लगा। अब्बा कितनी ही देर मुझे छाती से लगाए जैसे यकीन करता रहा कि ये वाकई में ही हूं ना। अम्मा रोती हुई अबे के पीछे ही मौजूद थी। मिनटों ही में सारे घर में खलबली मच गई। बारी बारी सब भाई आकर मिले, मगर जब भा रफीक आया तो मेरी आंखों में नमी उतर आई। अबे के बाद मुझे बा रफीक से सबसे ज्यादा मोहब्बत थी। भतीजों और भतीजियों से मिल चुका तो मैंने पूछा, अब्बा शीदी कहाँ है? अब्बा बोला, बस पत्थर कहीं तबलीग पर गया है। मैंने बा असलम की तरफ देखा और बोला, बाजी तस कैसे हो? भा असलम ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक मुझसे जवाब देने की बजाय मुस्कुराकर दोनों हाथ दुआया अंदाज में उठा दिए। अम्मा जब से मिली खी रोए जा रही थी। अब्बा ने टोक कर बोला, ओए बस कर, पत्थर आया है, इसकी खुशी में ना रोना नहीं। ओ फिर अब्बा मुझसे मुखातिब होकर बोला, आज मेरा बड़ा दिल था तेरे से मिलने का। 1-2 दिन पहले मैं अपने मुर्शिद साईं के पास गया था। मुर्शिद मुझे बोले, अनवर तेरे नसीब में बड़ी खास औलाद लिखी गई है, इस बात का शुक्र अदा किया कर। मैंने इस वक्त ही सोचा कि अपने पप्पू से मिलो, इसका हाल चाल जानो। अगर तो ना आता तो मैं 1-2 दिनों में रफकी को भेजता तेरी तरफ। मैं बोला, बस अब्बा अचानक ही आना हुआ। अबे ने कुछ देर बाद सबको उठा दिया कि जाओ सो जाओ, सुबह बात होगी, और अम्मा को चाय पानी का इंतजाम करने का कह दिया।
सब चले गए, अब्बा और बा रफीक रह गए। अब्बा बोला, अब बताओ बेटा, तुम खाली हाथ आए हो रात के इस टाइम और तुम्हारे चेहरे पर निशान भी है, खैर तो है ना? मैं अबे की कियास आराई का एक बार फिर कायल हो गया। अब्बे ने वाकई मेरा बड़ा बगौर जायजा लिया था। मैं कुछ अटक कर बोला, अब्बा मैं सरकार के लिए काम करने वाला हुआ। अम्मा तशवीश से बोली, नौकरी किया है? मैं बोला, अब्बा फौज की खुफिया शाख है, इसमें काम करूंगा। मेरी बात सुनकर अबे और भारफ की दोनों के चेहरों पर गंभीर खामोशी छा गई। अब्बा बोला, तो बड़ा पढ़ा लिखा मिना है, किसी दफ्तर में अफसर लग सकता है। फिर ये जासूसी वाला कम, कोई रुलाते नहीं, किसी ने मजबूर तो नहीं किया, कोई कमजोरी तो नहीं फली गई? मैं बोला, अब्बा मेरे जैसे कई हर साल नौकरियां करते हैं, बच्चे पैदा करके पालते हैं और मर जाते हैं। अब्बा मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि मेरी मौत तेरे लिए एजाज हो, तुझे मेरे मरने का दुख ना हो बल्कि छाती चौड़ी हो जाए तेरी। अब्बा बोला, ना पत्तर, ना पप्पू के सामने मरने की बात नहीं किया करते। ना पत्तर, देख मेरी 7 औलादे हैं और उनमें से सबसे प्यारा मुझे तो है। मैं जानता हूं कि तो गैर मामूली बंदा है और इसी बात का मुझे हमेशा से डर था कि किसी दिन तो मुझे छोड़ जाएगा। मेरी ये ख्वाहिश होती थी कि तो कभी विदा बंदा ना बन सके और हमेशा मेरे पास रहे। ये एक बाप की खुद गर्जी थी, मगर चौधरी अनवर ये जियादती नहीं कर सकता था, इसीलिए इसने अपने सबसे इयारे पत्थर को खिली हुआ में उड़ने की इजाजत दी। आज तो ये कहता है कि तो ऐसा काम करना चाहता है जहां मौत साथ साथ चलती है, कलेजा फाड़ कर आएगा ही। मुझे मालूम है कि तेरा इस धरती का भी हक है, मगर तेरा पप्पू भी खुद गर्ज है तेरे मामले में। अगर तो मुझसे इजाजत लेने आया है तो पत्थर मेरा जवाब ना नहीं है, अगर तो मुझे इत्तला देने आया है तो एक फौजी को सलाम है और सीना चौड़ा है, फौजी मेरा पत्थर है। भा रफीक तेज लहजे में बोला, ये क्या कह रहे हो अब्बा जी? मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता, मैं कभी अपने पप्पू को किसी मुश्किल में नहीं देख सकता। अब्बा बोला, देख रफकी, पप्पू तेरा भाई है, बल्कि तो अपनी औलाद की तरह इसे चाहता है, मगर पप्पू खुद भी तो एक इंसान है, किसी का बेटा। आ भाई होने के साथ साथ पप्पू अनवर भी तो है। हम पप्पू अनवर के रास्ते का रोला नहीं बन सकते सिर्फ इसलिए कि वो हमारा प्यारा है। अम्मा चाय ले आई और सबसे संजीदा मन देख कर बोली, की गिल है पप्पू, सब ठीक है ना पत्थर? अब्बा बोला, ओए तो फिक्र ना कीता कर, ये मेरा पत्थर है, तेरे बाकी पत्थरों की तरह घर बुरी खबरें नहीं लाता। अबे ने मिनटों में मुझे अपना और बाकी भाइयों को अम्मा का पेटू बना दिया। बा रफीक मुंह बनाकर बोला, ले अब्बा, अम्मा दे अंसाना दी जहेज लिए ही हो। अब्बा बोला, बकवास ना कर ओए। अब्बा की धार सुनकर भा रफीक किसी भीगी बली की तरह ठंडा पड़ गया। हम चाय पीते रहे और अम्मा का बनाया खाना खाते रहे। मैं अबे और बा रफकी को फाइल के मुतालिक बातें और दीगर तफसीलात देने लगा। अगले 2 दिन मैं घर पर ही रहा और तीसरे दिन घर के काम से निकला तो सलीम मुझे मोटरसाइकिल पर सतह पर छोड़ आया। उन 2 दिनों में मैंने बा रफकी को भी रजामंद कर ही लिया। ये बात बताने की जरूरत नहीं कि दोनों बड़ी मुश्किल से माने, उनके दिल में खुशी जरूर थी, मगर साथ में मेरी मोहब्बत की बना और एक डर भी था। मैं भी अब पर सुकून था। मैं उनको बता आया था कि कभी मेरे बारे में कुछ भी सुनने में आए, इसे बचना समझी। मैं शायद कई बुरे लोगों का साथी बनूं, मगर हकीकत में मैं उनसे दूर ही हूँगा और उनकी जड़ों को खोखला करने पर ममूर हूँगा। मैं बस में लाहौर के लिए बैठा तो मेरी साथ वाली सीट पर एक मोटा सा बंदा आ बैठा और कुछ देर बाद सरगोशी में बोला, ओकुले से पहले उतर जाओ, वहां गाड़ी खड़ी है, वो ले जाएगी। इसके बाद वो बंदा नींद की वादी में गुम हो गया। वो अमजद जलाल का ही बंदा हो सकता था, क्योंकि और कोई नहीं जानता था कि मैं कहाँ हूँ। मैं ओकुले से पहले उतर गया। वहां एक सफेद पुरानी खड़ी थी, इसमें एक फौजी दुखने वाला बंदा मौजूद था। मैं इसके साथ बैठ गया। वो बोला, मैं मेजर इस्माइल नियाजी हूँ, इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट से। मुझे ये काम सौंपा गया है कि तुम्हें इंटेलिजेंस के प्रोसीजर और काम करने के तरीके समझा दूं। हमारे पास वक्त कम होता है, इसलिए सोचा कि लाहौर पहुंचने तक तमाम बातचीत हो जाए। मेरे इस बात पर सर हिलाने के बाद वो बोला, पहले सब सुनो और जब मैं पूछो तभी सवाल करना। वो गला किनगेयार कर बोला, इंटेलिजेंस एक निहायत अहम और ख़ास इदारा है। इसका काम मुल्क और कौम को मुमकिन खतरात से बचाना है। खतरात कुछ भी हो सकते हैं, दहशत गर्दी, सताक मार्केट, इंतहा पसंदी, गैर मुतवाजन जमहूरियत और सियासी जंग व जदल। हमा वक्त नॉर्मल और आम से लोग होते हैं, तुम्हारे, हम और मेरे जैसे इसमें कम ही होते हैं, शायद 5.25%। बाकी कई तो ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए काम कर रहे हैं। हमारा निज़ाम बड़ा सीधा है, हम हर चीज़ पर नज़र रखते हैं और चाहे वो अहम हो या ना हो इसकी रिपोर्ट करते हैं।
हमसे ऊपर एक तज्जिया करने वाला पैनल होता है जो मुख्तलिफ मालूमात को इकट्ठा करके हमें प्लान और आर्डर जारी करता है। मिसाल से समझाऊंगा कि अगर हमारे कुछ मुखबिर जो कि घरेलू मुलाजमाएं, ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, भिखारी, खांचा फरोश कुछ भी हो सकते हैं, हमें इत्तला फराहम करते हैं कि फला मतलूब अफराद कहाँ दिखाई दिए गए हैं, तो हम ये इत्तला ऊपर दे देंगे। वहाँ ये देखा जाएगा कि ये लोग कुन कुन लोगों से ताल्लुक रखते थे और कुन कुन चीज़ों में महारत रखते हैं, कौन कौन से लोग उनसे राब्ते में हैं, उन सब की रिपोर्ट्स तलब की जाती हैं। फिर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उनकी आमद की क्या वजूहात हो सकती हैं। हमारे आर्म्स एक्सपर्ट हमें बताएंगे कि बम बनाने के लिए क्या दरकार होगा और फलां हसास मकामात पर दहशत गर्दी करने के लिए किस नौइयत के हथियार चाहिए होंगे। इसके बाद हम ये देखें कि मकामी हथियारों के किस डीलर के पास पैसा आया है और इसने किस नौइयत के हथियार सप्लाई किए हैं। ये मालूमात हमें इस पर नज़र रखने वाले इदारों से मिल जाएगी। जब किसी एक का नाम कंफर्म हो जाएगा तो हम इसकी फ़ोन कॉल्स और दीगर राबितों के तरीकों से कंफर्म करेंगे कि क्या हमारे मतलूब लोगों ने ही उनसे ये डील की है। ये भी कंफर्म होने के बाद हम उन हथियारों की मदद से जहां जहां वारदात हो सकती होगी उन जगहों की निगरानी करें और जब सब फाइनल हो जाए तो मतलूब अफराद पर ऑपरेशन प्लान किया जाएगा। किसी भी एक्शन विंग को ये काम दे दिया जाएगा। ये काम जितना लंबा और तवील है इतना मुश्किल है और सबसे खतरनाक बात यह कि इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई कार्रवाई हमें तारीख नहीं बताती। हम ये तो पता लगा बैठते हैं कि फला मकामात पर खतरा है, मगर हमला कब होगा ये जाना मुमकिन नहीं होता। अगर हम वक्त से पहले सब जान ले और मुजरिम ट्रेस हो जाए तो खामोशी से बना किसी को खबर हुए बड़ी तबाही से बचा लेते हैं। अगर हम बर वक्त पता ना चला सके तो नुकसान हो जाता है। हमारे काम में सिर्फ नाकामी की खबर शाये होती है। धमाके और दहशतगर्दी इंटेलिजेंस की नाकामी होती है, मगर ऐसी हजारों कामयाबियां होती हैं जो कोई जान नहीं पाता। हम अच्छा काम करें तो कोई क्रेडिट नहीं, मगर अगर कहीं हम नाकाम रहे तो हम कसूरवार हैं। हमारी शहादत भी खुफिया रखी जाती है। खैर अत्स और जनाब, हम सब सोच समझ कर यहाँ आते हैं। कोई सवाल? मैं बोला, अक्सर ऑपरेशन रेंजर्स आप पुलिस करती है, वो क्या होते हैं? वो बोला, उन्हें डिकुए कहा जाता है। हमें कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाते, ना ही दुश्मन को ये एहसास होने देते हैं कि ये काम इंटेलिजेंस इदारों का है। बल्कि हम अगर किसी ऑपरेशन को चुपचाप करते हुए नाकाम हो जाए तो ऑपरेशन के बाद इसका सेहरा पुलिस और रेंजर्स पर डाल देते हैं कि उन्होंने इत्तला पर कार्रवाई की और इत्तेफाक से इतना असलहा और बारूद बरामद हुआ और मुजरिम फरार हो गए। शायद मुजरिम फरार हुए ना हो, जिंदा पकड़े गए हो आ मारे गए हो, हम ये इत्तला किसी को नहीं देते। ये एक गुमराह करने की चाल होती है कि मुजरिम बदकिस्मती से फंस गए, हमारा कोई कमाल नहीं। ऑपरेशंस की बात समझ आ गई? उमे बोला, ये कैसे मालूम होगा कि फलां डीलर ने डील की है? वो मुस्कुरा कर बोला, ये लोग तमाम नाजायज काम केश पर करते हैं और केश आते ही महंगी शराब, महंगी काल गर्ल, महंगी गाड़ी वगैरह पर खर्च करते हैं। हम इस बात पर नजर रखते हैं कि फलां तवाइफ किस किसने हायर की, फलां शराब किस किसने मंगवाई, ताकि ये देखते ही हमारे कान खड़े हो जाए कि इतना पैसा अचानक किसने दिया और किस काम के लिए दिया। मैं बोला, अगर हमें तमाम डीलरों का पता है तो हमें उन्हें ही की नहीं मरवा देते ताकि असलहा मिले ही ना। वो बोला, अगर हम तमाम डीलर मरवा देते हैं तो यकीनी तौर पर दुश्मन हथियार अपने साथ ही लाया करेंगे। वो ज्यादा खतरनाक बात है। एक तो ये कि उन डीलरों की मदद से हम अपने दुश्मनों तक पहुंचते हैं। दुवम, हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में किस किस टेक्नोलॉजी का असलहा मौजूद है और हमारे दुश्मनों को भी उन्हीं पर इक्तिफा करना पड़ता है। अगर वो साथ लाने लगे तो शायद हमारे इदारों से भी बेहतर असलहा इस्तेमाल करे। वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि असलहा आम इंसान की पहुंच में है, तो वो कुछ पुरानी सियासी गलतियां हैं जिनका खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ता है। लाहौर करीब आ गया। वो बोला, मैं नहीं उतरेंगा, शायद आइंदा भी मुलाकात हो जाए। और असली इंटेलिजेंस में कभी कोई किसी को ये नहीं कहता कि फिर मिलेंगे। सब जानते हैं कि जिंदगी कितनी बेवफा है। मोटे कौम के दस्तानों के बावजूद अमजद का भारी मुक्का मुझे जड़ से हिला देता। 2 ही घंटों में अमजद ने मुझे पेट पेट कर निडाल कर दिया। मैं बेदम होकर गिर पड़ा। वो बोला, एक बात समझो जवान, दुश्मन को हमेशा खुद से ताकतवर समझो और कभी इसे खुद को छूने ना दो। वार से बचो और वार करो। डिफेंड और अटैक, डिफेंड और अटैक, डिफेंड और अटैक। ओके, अब उठो, लेट्स ट्राई टू डिफेंड। इसने मुझे जिस्म के इस्तेमाल से वार से बचने की तरबियत दीनी शुरू कर दी। 10-12 मूव सिखाने के बाद बोला, मैं बुरा आदमी हूँ, कल मेरा कोई वार तुम्हें छूना नहीं चाहिए। यही होमवर्क है।
इसके जाने के बाद मैं सारा दिन मुसलसल गर्दन, कमर, पैरों, हाथों को हिला हिला कर जिस्म को वार से बचाने की प्रैक्टिस करने लगा। मैं थक कर निडाल हो जाता, मगर एक जिद और जुनून सा सवार था। मैं थक कर गिरता, उठता, फिर प्रैक्टिस करता, फिर गिरता, फिर उठता और थक कर फिर गिर जाता। रात गए मैं वापस लूटा। किचन में खाना तैयार रखा था। मैंने ओवन में गर्म किया और खा लिया। मैं इतना थक चुका था कि बिस्तर पर लेटते ही सो गया। नींद में अचानक मुझे हल्की सी आहट सुनाई दी। मेरी नींद हमेशा से कच्ची थी। अचानक ही जो आवाज आई तो मैंने उजलत में अपनी जगह छोड़ी। एक हमला जो मेरे सर पर होता वो सीधा तकिए पर हुआ। नहीं, बिल्कुल बाल बाल बचा था। दूसरा वार होने से पहले ही मैं जगह छोड़ चुका था। हमला आवर पर इसका वार उल्टा पुला। वो मुझे मारते मारते उलट कर पीछे गिरा। मैंने उठकर लाइट ऑन कर दी। कमरा एकदम में रोशन हो गया। मुझे शहर से दूर एक पुराने मगर मजबूत घर में ले जाया गया। अमजद जलाल बोला, ये मकान है आपका, आइए अंदर। घर में 2 लिविंग रूम और एक हॉल और ड्राइंग रूम था। घर मुकम्मल फर्निश्ड और तैयार था। हम बेडरूम में पहुंचे तो अलमारी के पिछले पिट के नीचे दरवाजा था। वहां नीचे जाती सीढ़ियां थीं। हम उतर गए और नीचे एक तवील हॉल था। यहाँ जिम, शूटिंग रेंज और दीगर आलात मौजूद थे। यही बेहतरीन आतिशी असलहा भी मौजूद था। एक तरफ CCTV लगा था जिससे बाहर का मंजर वाज़ेह था। अमजद जलाल बोला, ये मकान हमने आपकी ट्रेनिंग के लिए मुख्तस किया है। वैसे तो ट्रेनिंग सालों में होती है, मगर अब के लिए 3 से 4 माह का वक्त सोचा गया है। हो सकता है ज्यादा लग जाए और शायद कम भी। मैं अब का फाइट इंस्ट्रक्टर हूँगा। आर्म्स और दूसरे जासूसी आलात के इंस्ट्रक्टर भी आते जाते रहेंगे। हम आज से काम शुरू कर लेंगे। दिन में 6 घंटे कम अज कम आपको ट्रेनिंग करनी है। आप मुझे मास्टर कहेंगे जब तक ट्रेनिंग नहीं हो जाती। मैंने सर हिलाया और बोला, बुर्जी मास्टर, बताइए क्या करूं? वो बोला, अपने कपड़े उतारो, 2 ट्रैक सूट पहनो और मेरे पीछे वार्म अप करो। मैं अमजद जलाल की तकलीद करने लगा। वार्म अप के बाद उन्होंने ग्लोव्स पहने और मुझ पर हमला शुरू कर दिए। मैं पूरी कोशिश के बावजूद भी अमजद का कोई भी वार ना रोक सका। हमला आवर अमजद जलाल था। वो जमीन से उठते हुए बोला, अच्छी बात यह है कि मुकम्मल थकान के बाद भी तुम कच्ची नींद सोते हो और किसी भी हाल में खतरे का एहसास होते ही बचाओ और हमला एक साथ करते हो। ये कुदरती होता है। कई लोगों में में बोला, ये कौन सा वक्त है किसी पर हमला करने का? वो बोला, दुश्मन कभी टाइम टेबल देखकर हमला नहीं करते। चलो आज तुम्हारी वो ट्रेनिंग है। मैं उठा और तहखाने में आ गया। यहाँ एक सांबले रंग का दुबला पतला सा मर्द खड़ा था। साफ दुखता था कि वो सराय की बेल्ट का बंदा है। वो बोला, मैं सूबेदार मुनव्वर हूँ इन्फंटी से। मुझे आपको वो ट्रेनिंग देने के लिए भेजा है। मैंने सर हिलाया। इसने मुझे एक हथियार दिखाया। वो बोला, ये 30 बोर है, वजनी है, ताकतवर और कदरे सुस्त। इसका नुकसान ज्यादा होता है मगर निशाना लगाना मुश्किल है। ये वाला 9M है। इसकी रफ्तार तेज और निशाने की पुख्तगी बेहतर है। 9M फी जमाना अमरीकी और दीगर ममालिक के इस्तेमाल करते हैं। किसी भी हथियार में 2-4 खास बातें नोट की जाती हैं। पहली, इसका वजन। दूसरा, इसकी नाली और बैरल। हल्के वजन के हथियार ज्यादा झटका खाते हैं और निशाना लगाना मुश्किल होता है, जबकि वजनी हथियार कम झटका खाते हैं और निशाना बेहतर लगता है। इसके अलावा वो हथियार जिनका बैरल लंबा होता है उनका निशाना छोटे बैरल वाले हथियार से बेहतर होता है। हथियार को सबसे पहले डिसमेंटल करना आना चाहिए ताकि इंसान इसकी बेहतर सफाई कर सके। ये उठाइए, मैं समझाता हूँ। इसने मुझे हथियार उठाकर गिरा पर जोर देकर दिखाया और फिर जोड़ना सिखाया। ये अमल जब मैं 3-4 बार दोहराया तो वो बोले, किसी भी हथियार को कभी भी उनलाक हालत में नहीं होना चाहिए। इंटेलिजेंस इदारों में तमाम अफराद को एक ट्रेनिंग दी जाती है कि निकालते हुए ही उनलाक किया जाए। ये 2 काम एक ही स्टेप में किया जाए। ये पहला सबक है, होल्स्टर से निकालते हुए उनलाक करना। इसने मुझे हथियार झटके से निकालते हुए उनलाक करके दिखाया। मैंने भी इसे दोहराने की कोशिश की, मगर 10-15 मिनट की प्रैक्टिस में भी इसमें वो तेजी ना आ सकी। सूबेदार बोला, प्रैक्टिस अब जारी रखिएगा। अब हम आते हैं ट्रेनिंग की तरफ। हर महकमे का अलग स्टाइल होता है। इंसान अपने स्टाइल से बता देता है कि वो पुलिस का आदमी है, फौजी है, पेशावर मुजरिम है। इंटेलिजेंस में हम उन तकनीकों का इश्तराक अपनाते हैं ताकि कोई आपके चलाने के स्टाइल से आपकी असलियत के बारे में मशकूक हो जाए। फौजी हथियार को दोनों हाथों में पकड़कर घुटनों को आंत कर पकड़ते हैं। इस तरीके से इंसान डिसबैलेंस नहीं होता और हथियार पर ग्रिप मजबूत रहती है। फौज में एक कानून है कि दुश्मन को मारो इसे खत्म करने के लिए, जबकि पुलिस में जख्मी करने की मारी जाती है। मगर इंटेलिजेंस में दुश्मन को इस अंदाज में
मारी जाती है कि वो जवाबी कार्रवाई ना कर सके। फौज में किसी भी टारगेट पर पूरा खाली किया जा सकता है, 100% यकीन हो जाए कि वो खत्म हो चुका है। मैं प्रैक्टिस करता रहा और वो मुझे समझाता रहा। दिन के 8 बजे इसने मुझे कहा, अब मैं चलूंगा, मैं 3 दिन बाद वापस लौटूंगा। इस दौरान मुझे अब से यही उम्मीद है कि अब कम से कम इस सिटीबल रेंज से ठीक निशाना लगा लेंगे। मैंने हामी भर ली, हथियार रखा और नाश्ते के लिए ऊपर आ गया। अपना मोबाइल उठाया और कीसों से राबता किया। थोड़ी देर बाद मैं वहां से निकला और सीधा मीरन साहिब वाले मकान पर आ गया। यहाँ से गाड़ी निकाली और कीसों के बताए पते पर पहुंच गया। जोनी वहां काफी मुस्तरब बैठा था। इसे पकड़े 4 दिन 5 हो गए थे और यकीनन मीरन साहिब के आदमियों ने कोई अच्छा सलूक नहीं किया था। मैंने जाकर बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछा, कैसे हो? वो बोला, पप्पू भाई, मेरा क्या कसूर है? मुझे असलम कुरैशी साहिब के बंदे भी जान से मारने के लिए ढूंढ रहे हैं और अब के लोग भी उठा लाए हैं। उमे बोला, यार वैसे ही गुप शिप के लिए बुलवाया है, सुनाओ। इस लव के जुनेद की तलाश है मुझे, तुम बताओ कहाँ मिलेगा? वो बोला, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो बस इत्तला दी थी, आगे का मुझे नहीं पता। मैं बोला, जोनी पता नहीं क्यों मेरा दिल तुम्हें जान से मारने को नहीं चाह रहा, इसीलिए तुम्हें एक लास्ट मौका दे रहा हूँ। किया है कि कई बार इंसान वो करता है जो वो करना नहीं चाहता। वो बोला, पप्पू भाई, कुरैशी के आदमी इसे गुजरावाला वाले डेरे पर ले गए थे, आगे मुझे मालूम नहीं है, मगर ये मेरी बात है कि वो जिंदा नहीं है। मैंने बाहर निकलकर जावेद को कॉल की और गुजरावाला वाले डेरे का पत्ता बताया। अंदर आकर मैं जोनी से बोला, अपना ठिकाना बदल लो और मेरे आदमियों को अच्छा भला देना कि अगली बार तुझे ढूंढना ना पड़े, वरना इस बार से ज्यादा जहमत उठाना पड़ेगी। मैं मीरन साहिब के आदमियों से बोला, इसे कहीं ऐसी जगह छोड़ आओ जहां से ये दोबारा गुम हो जाए। मैं वहां से निकला तो नादिया की कॉल आ गई। वो बोली, पप्पू कहाँ हैं अब? इतने दिनों से कॉल कर रही हूँ। मैं बोला, मैं यार कहीं मसरूफ था, सुनाओ वहां क्या हो रहा है? वो बोली, नजीब आ गया है और शादी की डेट फिक्स हो रही है। मैं बोला, तुम एक काम करो, तुम इस्मारा के पास इस्लामाबाद चली जाओ, बहाना ये बताना कि इसके साथ शादी की शॉपिंग करनी है, वही मैं तुमसे मिलूंगा। मैंने इस्मारा को कॉल की तो इसने भी यही खबर सुनाई कि शादी तय हो रही है। इस्मारा ने एक अच्छी बल्कि बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी सुनाई कि इसके पीरियड्स आ गए हैं। मैंने इसे भी यही कहा कि नादिया को इसरार करके बुला ले। मैंने अब एक मरबूत प्लान बना लिया। मैं वहां से सीधा घर आ गया और घर में खाना खाने के बाद तहखाने में चला गया। एक बार फिर हथियार उठाया और प्रैक्टिस शुरू कर दी। अमजद शाम को आया। वो हमेशा की तरह निहायत खामोशी से आया। वो बोला, एक अच्छा इंटेलिजेंस एजेंट मौत की तरह खामोश होता है। तुम्हें ये चाल सीखनी है, कैसे कूदना, कैसे हमला करना, कैसे बचाव करना और कैसे लड़ना है। सबसे अहम यही है कि बिल्कुल भी शोर व गुल ना हो। जिस्म के मखसूस हिस्सों पर अचानक और तेज तरीन वार करना है। वार करने से पहले मजहर वाक़े हो कि वार के बाद दुश्मन जिंदा रहे आ मर जाए। ये ना हो कि तुम किसी को बेहोश करना चाहो और वो मर जाए। अब हम पहले कल का होमवर्क चेक करेंगे। ये कहकर इसने अचानक ही मुझ पर हमला कर दिया। मैंने बरवक्त अपनी जगह बदलकर इसका वार खाली जाने दिया। इसने पहले वार की नाकामी दरमियान ही में महसूस कर ली और दूसरा वार भी साथ ही शहरों में पहले से बासानी और दूसरे से बामुश्किल बचा। इसने ताबड़तोड़ हमले किए। मैंने बेशतर को जाए जाने दिया, मगर कई मुझे लग भी गए। ये सिलसिला एक घंटा बिला थकान जारी रहा। मैं थक कर चूर हो गया, मगर वो अब भी पहले जैसा फ्रेश था। मैं सांस फूलने के बायस बेदम होकर गिर पड़ा। वो बोला, लड़ाई में सबसे ज्यादा शिकस्त सांस फूलने और थकान से होती है, उन पर काबू होना चाहिए। मैं तुम्हें यही सिखाऊंगा आज के सांस को कैसे एतदाल पर रखकर घंटों बल्कि दिनों तक बना रुके लड़ाई करनी है। कल के होमवर्क के लिए 10 में से 8 नंबर दिए। इसने मुझे सांस की मश्क सिखानी शुरू कर दी। इस मश्क में सांस अंदर खींचकर बाहर निकालता और दरमियान में कई बार सांस रोक भी लेता और कई मिनटों तक रोकने की कोशिश करता। वो बोला, इसमें महारत लंबे रियाज के बाद हासिल होती है, मगर तुम्हें यह अमल जल्द अज जल्द सीखना है, दुश्मनों से पहले। ओमे बोला, मुझे सिखाने का असल मकसद क्या है? हम पहले भी तो काफी भारी पड़ते हैं दुश्मनों पर। वो बोला, ये सच है कि तुम पहले से काफी बहादुर हो, मगर हो सकता है कि इस बार तुम्हारा आला ऐसे लोगों से पड़े जिनके लिए तुम आसान शिकार साबित हो। हम नहीं चाहते कि बना तैयार किए तुम्हें मौत के मुंह उतार दे। तुम जितना सीख सको सीख लो, इसके ज्यादा दिन जिंदा रहोगे। मैं बोला, यानी ये तय है कि मुझे मरना जरूर है? वो बोला, हम इंटेलिजेंस वाले इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, इसीलिए जल्द किसी ना किसी की नजर में आ जाते हैं। हमारा राज खिलना ही हमारी मौत है। मैं खामोश हो गया और
इसने दोबारा से मुझे तरबियत की बुनियाद शुरू की। इस बार इसने मुझे ऊंचाई से बेआवाज कूदना, गिरना, पोजीशन संभालना, हथियार उठाकर गिरना, बना हथियार की पोजीशन और ग्रिप को खोए। इस काम में रात हो गई। वो बोला, आपके पास सारी रात है प्रैक्टिस के लिए, हम सिर्फ तकनीक समझा सकते हैं, उन पर महारत हासिल करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। अक्सर ये भी होता है कि सिखाने वाला ही दोबारा नहीं मिल पाता, इसलिए जो सिखाना हो हम तेजी से सिखाते हैं। वो चला गया तो मैं एक बार फिर प्रैक्टिस में जट गया। अगले 2-3 दिन में बाहर की दुनिया से मुकम्मल कता रहा और मुसलसल प्रैक्टिस में मशगूल रहा। अमजद, जलाल और मुनव्वर आ गए। मुनव्वर ने मेरी शूटिंग का जायजा लिया और बोला, काफी बेहतरी है मगर अभी भी बहुत कुछ होना है। खैर, अगला सबक है शूटिंग पोजीशंस। बोर्ड पर शूटिंग पोजीशन मुख्तलिफ होती है और वहां पलट किरदार नहीं कर सकते, इसलिए हम जो यहाँ सीखते हैं वो बाहर काम नहीं आता। आपको भागते हुए, गिरते हुए, पलटते हुए, झुकते हुए, कलाबाजी लगाते हुए फायर करना है। मिसाल दूंगा कि आप भाग रहे हैं और दुश्मन पीछे है तो बना के आप पलट कर गिरते हुए फायर करेंगे। इससे 3 चीजें कोर होगी। एक, रफ्तार बरकरार रखी जाए, दुम पलट कर फायर किया जाए और तीसरा, गिरते हुए नीचे की तरफ पूरे जिस्म को झुकाया जाए ताकि उनकी बौछार से बच सके। मुश्किल है मगर किया जा सकता है। इसने मेरे हथियार का मैगजीन निकाला और बोला, इस एक्सरसाइज के लिए असली नहीं बल्कि दांत लगाए जाएंगे ताकि किसी को लग ना जाए और गिर करते हुए अब खुद को ही ना मार ले। तो शुरू करे, अब यहाँ आ जाए। इसने मुझे भागते हुए अचानक मुड़कर गिरते हुए करके दिखाया। मैंने ये काम किया तो गिर पड़ा मगर पलट नहीं सका। तीसरी कोशिश में पलट तो किया मगर ना हो सका। कोई 2.5 घंटे की एक्सरसाइज के बाद मैंने गिरते हुए किया, पता नहीं कहाँ चली गई। ये अमल कोई 200-300 बार किया गया मगर एक बार भी जहाँ करना चाहता था वहां ना गई। वो बोला, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारा एक ही उसूल है कि सीखने में हार नहीं माननी। ये काम अगर आसान होता तो हर कोई कर लेता, हजारों में कोई एक ये कर सकता है और ऐसा तभी मुमकिन है जब इसने हजारों बार कोशिश की हो। अगले विजिट पर मैं निशाने में बेहतरी चाहता हूँ और ये भी कि कम अज कम आपकी टारगेट के जिस्म में कहीं तो लगे। अभी तो इस हाल में गोली कहाँ गई ये भी पता नहीं चलता।